नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? कल तक की क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 25 तक हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और उसी कड़ी में आज 1 से 25 के आगे के जो क्वेश्चन है यानी कि 26 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो श्रृंखला है ये आर्थिक भूगोल से जुड़ी हुई है और आर्थिक भूगोल की यहाँ पर अगर बात करें तो आर्थिक भूगोल का ग्रेड फर्स्ट में एक अच्छा सा योगदान है, क्योंकि प्रत्येक भर्ती परीक्षा में यहाँ से जब भी प्रश्न आते हैं तो उच्च स्तरीय प्रश्न आते हैं जिनके आंसर और प्रश्न की जो शैली होती है बहुत ही लेंदी होती है। तो सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज के सेशन में। तो हम आगे के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन संख्या 26 से क्वेश्चन संख्या 26 है, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के कमीशन के अंतर्गत किसने कृषि प्रकार की पद्धति का विकास किया है? वापस देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के कमीशन के अंतर्गत किसने कृषि प्रकार की पद्धति का विकास किया था? साइमंस ने, व्हाइटस्ली ने, बर्नहार्ड ने और कोस्ट्रोविकी ने। अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ में जो ये सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, जिसमें कृषि प्रकार की पद्धति का विकास जो है किया गया है? तो ये सिद्धांत जो है ये दिया गया है 1972 में क्रोस्टोविकी के द्वारा। 1972 में क्रोस्टोविकी के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था T बराबर एस ओ बटे पी से। ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ ने इसको क्या किया था, मान्य किया था। टी से यहाँ पे होगा कृषि का प्रकार, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टी से कृषि का प्रकार होगा, ठीक है। टी से कृषि का प्रकार होगा। एस से होगा सामाजिक विचरक, क्या होगा, सामाजिक विचरक होगा। और ओ से क्या होगा, संगठनात्मक होगा, ठीक है। इसके बाद में है पी से उत्पादन संबंधी विचरक, उत्पादन संबंधित विचरक होगा। और सी से होगा संरचनात्मक विचरक, ये क्या होगा, संरचनात्मक विचरक होगा। और ये किसके द्वारा दिया गया है, क्रोस्टोविकी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 27 है, 1936 में किसने पृथ्वी के मुख्य कृषि प्रदेशों का वर्णन किया है? ऐसा एक प्रश्न हमने कल भी डिस्कस किया था। चिसोल्म के द्वारा, वेट्सली के द्वारा, स्टीवर्ट के द्वारा और वीवर के द्वारा। ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी 2020 में आया था। आरपीएससी पेपर जो सेकंड था ज्योग्राफी का, उसमें 2020 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पेपर लगा था उसमें ये प्रश्न क्या था, पूछा था। और इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो इसका राइट उत्तर होगा बी। तो मैंने आपको कल भी बताया था, इन्होंने 5 आधार बना करके संपूर्ण विश्व की कृषि प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है, 13 भागों में बांटा है। तो 13 में से इनके जो 5 प्रकार हैं वो ये भी एग्जाम में डिस्कस करता है। तो एक तो इन्होंने बताया था आधार जो है वो क्या बताया था, फसलों एवं पशुओं के आधार पर। दूसरा इन्होंने बताया कृषि की उत्पादन विधि की चर्चा की। तीसरा इन्होंने बताया कृषि भूमि श्रम पूंजी आदि। चौथा इन्होंने बताया उत्पादन पदार्थों के उपभोग का तरीका। उपभोग का तरीका, जो भी पदार्थ उत्पादित होते हैं उसका तरीका क्या होगा।
और पांचवा इन्होंने बताया आवास और जो यंत्र हैं उनके प्रयोग का विस्तार से इन्होंने वर्णन किया था। तो इन्होंने 5 प्रकार के आधार बनाए, फसलों और पशुओं के आधार पर, कृषि की उत्पादन क्षमता के आधार पर, कृषि भूमि और श्रम पूंजी के आधार पर, उपभोग के आधार पर, आवास और यंत्र के उपयोग के आधार पर 5 प्रकार से बना करके इन्होंने संपूर्ण विश्व की कृषि प्रदेशों को 13 प्रदेशों में बांटा था। और ये किसके द्वारा बांटा गया था? 1936 में। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कब बांटा गया था? ये 1936 में बांटा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। वान थ्यूनन के कृषि भूमि उपयोग मॉडल में दूसरी परत जो है क्या दर्शाती है? खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन उत्पादन, बंजर भूमि और जलाऊ लकड़ी के उत्पादन। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, इनका जो पहला जो था इसमें इन्होंने किस चीज़ को दर्शाया है? तो इन्होंने प्रथम पेटी में जो साग सब्जी है उसको दर्शाया है। दूसरी पेटी में अगर बात करें तो इन्होंने जलाऊ लकड़ी की यहाँ पे बात की है। ठीक है। तीसरी पेटी में इन्होंने किसका जिक्र किया है? तीसरी पेटी में गहन कृषि की इन्होंने बात की है। हालांकि ये आज के परिदृश्य में ये इनका जो परिणाम है या इनका जो रिसर्च है वो सटीक नहीं बैठता है। चौथी पेटी में अन्न के साथ में कुछ भूमि को क्या छोड़ा जाएगा? प्रति छोड़ा जाएगा। उत्पादन भी होगा, प्रति भी छोड़ा जाएगा। और पांचवी में 3 खेत जो पद्धति थी, त्रिखेत पद्धति यहाँ पर जो है वो रहेगी। और छठे में क्या रहेगा? पशुचारण रहेगा। ये हमेशा खाली रहेगी और ये किसके लिए रहेगी? पशुचारण के लिए। तो पहले में साग सब्जी होगा, दूसरे में जलाऊ लकड़ी होगी, तीसरे में गहन कृषि होगी, चौथे में प्रतिभूमि रखी जाएगी और पांचवें में 3 खेत पद्धति होगी। 3 खेत में क्या होगा? खाली भी छोड़ी जाएगी, चारागाह भी होगा और खेती भी की जाएगी। और छठी में क्या होगा? आपके पशुचारण। तो ये किसका था? वान थ्यूनन का ये सिद्धांत था और ये जर्मन भूगोलवेता हैं जिन्होंने 1826 में ये सिद्धांत क्या दिया था। ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने दूसरा जो है वो किसके लिए छोड़ा है? इन्होंने दूसरा जो है जलाऊ लकड़ी के लिए छोड़ा है। तो डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 29 है, वान थ्यूनेन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 और 7। ठीक है। ये 2018 का एक प्रश्न पत्र है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है। और इसमें कितना बताया? तो ये वान थ्यूनेन ने, अभी जस्ट मैंने चर्चा की आप लोगों को, तो वान थ्यूनेन ने कितने कटिबंध बताए हैं? 6 कटिबंध बताए हैं। पहले में क्या बताया था? पहले में बताया इन्होंने साग सब्जियां। ठीक है। दूसरे में इन्होंने क्या बताया था? लकड़ी, जलाऊ लकड़ी जो है, इमारती लकड़ी या जलाऊ लकड़ी की बात करें, जलाऊ लकड़ी मान लेते हैं। तीसरे में इन्होंने क्या बताया था? गहन कृषि की बात की है तीसरे में। चौथे में क्या बताया इन्होंने? चौथे में इन्होंने बताया अन्न भी होगा और कुछ भूमि को प्रति भी छोड़ा जाएगा। पांचवे में इन्होंने क्या बताया था? 3 खेत या त्रिखेत पद्धति की चर्चा की थी। और छठे में इन्होंने क्या बताया था? चरागाह। ठीक है। पशुचारण के लिए यहाँ पे क्या छोड़ी जाएगी? खाली जगह छोड़ी जाएगी। तो इन्होंने कितने बताए थे? 6 प्रकार यहाँ पे बताए हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट है 30। जेसी वीवर ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के फसल संयोजन को मापने के लिए सबसे पहले सांख्यिकी तकनीकी का प्रयोग किया था? मध्य पूर्वी यूएसए के लिए, मध्य पश्चिमी यूरोप के लिए, मध्य पश्चिमी यूएसए के लिए और पश्चिमी एशिया के लिए। ध्यान रखिएगा, जेसी वीवर के अनुसार इन्होंने जो एक सिद्धांत दिया था शस्य उत्पादन वाला, ठीक है, फसल संयोजन से संबंधित, इस सिद्धांत के लिए इन्होंने अमेरिका के कौन से भाग को चुना था? तो अमेरिका की यहाँ पे अगर हम बात करें तो अमेरिका के इन्होंने कौन से भाग को जो है वो चुना था? तो इन्होंने अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है इसको जो है वो क्या किया था? चुना था। तो मध्य का, यानी ये मिडिल मान लेते हैं,
और मिडिल में ये जो पश्चिमी भाग है, इस भाग को जेसी वीवर ने चुना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन्होंने 1954 में, ये सिद्धांत कब का दिया हुआ है, ये सिद्धांत इन्होंने 1954 में दिया था। और इन्हों का एक सूत्र भी मैंने जैसा कि आपको पिछले कक्षा में बताया था, सस्य विविधता बराबर सिग्मा टी स्क्वेयर बटा एन। तो यहाँ पर मैंने बताया था ये सस्य प्रसरण हो गया है, डी का मतलब हो गया है वास्तविक तथा सैद्धांतिक सस्यों के प्रतिशत का अंतर, और एन का मतलब हो जाएगा सस्यों की संख्या। तो इसके आधार पर इन्होंने जो है वो क्या बताया था, मध्य पश्चिमी यूएसए में फसल संयोजन के तरीकों को सुझाया था। विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन में डी वर्ड्सली 1936 के द्वारा निम्नलिखित कारकों में से किसका प्रयोग नहीं किया गया है। वापस देखिएगा, जो वेट्सली है उन्होंने कृषि के जो प्रकार बताए थे, 6 प्रकार के आधार जो माने थे, उसमें से कौन सा नहीं है। विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन में डी वेट्सली ने 1936 के द्वारा निम्नलिखित कारकों में से किसका प्रयोग नहीं किया था। भूस्वामित्व और भूमि पद्धति का, फसलों और पशुओं के सहसंबंध का, भूमि उपयोग की गहनता का, कृषि उत्पादित पदार्थों के उपयोग और निपटारों को लेकर के। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था 6 इन्होंने प्रकार बताए थे, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी इनको डिस्कस किया था। एक बार मैं वापस देखिएगा, फसलों और पशुओं का बिल्कुल यहाँ पे है, कृषि के उत्पादन की यहाँ पे बात कर रहा है, कृषि भूमि और श्रम पूंजी की यहाँ पे बात कर रहा है, उपभोग के प्रकार पूछ रहा है, आवास और यंत्रों का जो है। तो ये इनके जो 5 प्रकार हैं जिसके आधार पर इन्होंने बताया है, तो इसी के आधार पर उत्तर हमें यहाँ पे चुन लेना है। तो इन्होंने भूमि स्वामित्व और भूमि पद्धति की यहाँ पर कोई बात नहीं की है, बाकी फसलों और पशुओं के सहसंबंध की बात की है, भूमि के गहन उपयोग की बात की है, और कृषि उत्पादन का जो उत्पादित पदार्थ है उसके उपयोग और निपटारे की यहाँ पे इन्होंने बात की है। जबकि भू स्वामित्व का यहाँ पे ये 5 ही आधार है भाई, मैंने 6 बता दिए, नहीं 5 ही होंगे, 5 ही हैं। 5 आधार मान करके संपूर्ण कृषि व्यवस्था को इन्होंने 13 भागों में क्या किया था, बांटा था। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 32 है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने विश्व स्तर पर कृषि का प्रकारात्मक वर्गीकरण 1972 में प्रस्तुत किया था। आर कुर्गर के द्वारा, जे क्रोस्टोविकी के द्वारा, सी ली के द्वारा और एम जी कैंडोल के द्वारा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने विश्व स्तर पर कृषि का प्रकारात्मक वर्गीकरण 1972 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जे क्रोस्टोविकी जो है उसके द्वारा। अभी मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो भूगोल संघ है इन्होंने भी इसकी बात को स्वीकार किया था 1972। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसका जिक्र किया था, और इनका एक सूत्र मैंने आपको बताया था, टी बराबर SO/P/C, इसका हमने जिक्र किया था, जिसमें टी का मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इन्होंने कृषि के बारे में जो जानकारी दी थी, जिसमें कृषि का प्रकार, एस का मतलब सामाजिक विचरक, ओ का मतलब बताया था संगठनात्मक, और पी का मतलब बताया था उत्पादन, और सी का मतलब बताया था आपको संरचनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 33 है, लॉस ने अधिकतम लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष में किया था। अगस्त लॉस जो है इन्होंने अधिकतम लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो कब किया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1948, 1954, 1958 और एक है 1961। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1954 में लॉस के द्वारा अधिकतम लाभ का जो सिद्धांत है वो दिया गया था। और इस सिद्धांत की मान्यताएं अधिकतर क्रिस्टालर का जो सिद्धांत है, अगस्त लॉस का अलग सिद्धांत है और क्रिस्टालर का अलग सिद्धांत है ना, अवस्थिति मॉडल के आधार को मान करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगला है क्वेश्चन संख्या 34। खुदरा गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया गया है। WJ रेली के द्वारा, AH थीसेन के द्वारा,
BJL बेरी के द्वारा और JE ब्रश के द्वारा। ध्यान रखिएगा, खुदरा गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये अब की बार ग्रेड फर्स्ट में भी आया हुआ प्रश्न है ये वाला, ठीक है। खुदरा गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये WJ रैली के द्वारा दिया गया था और इसको हम फुटकर नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम जानते हैं और ये सिद्धांत जो है वो 1931 में दिया गया है। कई बार इसका सूत्र भी हमसे पूछ लेता है, S1 बटे S2 बराबर P1 बटे P2 ब्रैकेट वापस ब्रैकेट D2 बटा D1 और यहाँ पे इसके होगा। तो ये वाला जो सूत्र है जिन्होंने दिया था वो था WJ रैली के द्वारा, जिन्हें खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम या फुटकर के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 35। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन लिखा गया है और दूसरे को तर्क लिखा गया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला है अभिकथन, लॉस का मानना था कि परिवहन की लागत और उत्पादन क्षमता P के इर्द गिर्द मांग चक्र परिवर्तनशीलता के कारण कीमत बढ़ती है। बाजार क्षेत्र का आकार वर्ताकार होता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये तो क्या है, अभिकथन है। तर्क है, उसने प्रत्येक फसल का पृथक विस्तार अवसीमित और षटकोणीय पृष्ठभूमि का माना है। अब इसमें से दोनों यानी A और B सही है, किंतु B A की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों A तथा B सही हैं, B A की सही व्याख्या करता है। A और B दोनों क्या हैं, गलत हैं। A गलत है किंतु B क्या है, सही है। इसमें से आपको ये छांटना है कि इसमें से कौन सा तर्क और कौन सा अभिकथन जो है वो सही है, या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर माना जाए तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी ये सही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। लॉस का मानना था कि परिवहन की लागत और उत्पादन साधन P के इर्द मांग चक्र परिवर्तनशील के कारण कीमत बढ़ती है। बाजार क्षेत्र का आकार वर्ताकार होता हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। उसने प्रत्येक फसल को पृथक विस्तार अवसीमित और षटकोणीय पृष्ठभूमि का माना है, इसका ये तर्क भी सही है। तो इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन संख्या 36 यानी कि 36वें प्रश्न की यहाँ पे चर्चा करेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर का क्या करेंगे, चयन करेंगे। कथन ए है, प्रादेशिक विषमता ज्ञात करने के मुख्य घटक विश्लेषण PCA एक प्रमुख विधि है। प्रादेशिक विषमता ज्ञात करने के मुख्य घटक विश्लेषण PCA एक प्रमुख विधि है और कारण है PCA का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 में होटलिंग के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे क्या सही है, A और R दोनों सही हैं, R A की सही व्याख्या करता है। दोनों यानी A और R सही है परंतु R A की व्याख्या सही नहीं करता है। A सही है परंतु R गलत है, A गलत है परंतु R सही है। तो इसका राइट आंसर होगा B। A और R दोनों सही हैं परंतु ये इसकी जो व्याख्या है वो सही तरीके से नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, इसकी व्याख्या सही नहीं है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट है 37। वर्ष 2013 के विश्व व्यापारिक ऊर्जा के स्रोतों में प्रथम स्थान प्राप्त है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अणु ऊर्जा। वापस देखिएगा, वर्ष 2013 के विश्व व्यापारिक ऊर्जा के स्रोतों में प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो किसके द्वारा प्राप्त की जा रही है, तो 2013 के आंकड़ों के अनुसार पेट्रोलियम जो है वो सबसे अग्रणी स्थान माना गया है, क्योंकि इसमें कच्चा तेल जो है उसका शीर्ष स्थान जो है वो सबसे अधिक जो है USA को मिला नंबर 1 पे। उसके बाद में नंबर 2 रूस को मिला है, नंबर 3 सऊदी अरब को मिला है, नंबर 4 जो है इराक को मिला है और नंबर 5 कनाडा को मिला है। ये 2013 का डेटा के अकॉर्डिंग है, ठीक है, उत्पादन मिलियन टन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट यानी 38 है। कथन है, नया आर्थिक भूगोल 21वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था के स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। कारण,
वह नई आर्थिक चुनौतियों के समाधान का प्रयास करता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का क्या करेंगे, चयन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर क्या है, सही है। क्वेश्चन संख्या 38 में वही प्रश्न रिपीट हुआ है, जिसमें तर्क और एक क्या दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी क्या करता है, सही करता है। कथन क्या है, नया आर्थिक भूगोल 21वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था के स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। स्थानिक वितरण का मतलब होता है एक स्थान पर बहुत सारे जो प्रकार्यात्मक कार्य किए जा रहे हैं जो इससे क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हडसन मोहाक घाटी स्थित है। 39 क्वेश्चन क्या है, हडसन मोहाक घाटी स्थित है फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में। हालांकि ये भौगोलिक प्रश्न है, यूएसए में इसका जो है लोकेशन लोकेटेड है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हडसन एक नदी और एक हडसन की एक क्या है, नदी भी है, और हडसन की एक क्या है, खाड़ी भी है, और ये कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन संख्या 40 है, आर्थिक भूगोल की उपयुक्त परिभाषा में क्या समाहित है। मुद्रास्फीति, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का मूल्यांकन, विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, आर्थिक कारकों का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, आर्थिक भूगोल की उपयुक्त परिभाषा में क्या सम्मिलित है। तो आर्थिक भूगोल में विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं, सम्मिलित हैं। ठीक है, और आर्थिक भूगोल की जो परिभाषाएं हैं वो किसके द्वारा दी गई थी, एक भूगोलवेता है रुडोल्फ वेटगेंस। इन्होंने एक परिभाषा दी थी जिसमें आर्थिक भूगोल विभिन्न प्रदेशों की पृथ्वी की सघनता तथा मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं की अन्य क्रियाओं का अध्ययन और विशिष्टताओं के बारे में इन्होंने गुणात्मक वितरण की क्या की है, व्याख्या की है। तो आर्थिक भूगोल विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का क्या करता है, अपनी परिभाषा में क्या करता है, समाहित करता है। तो आज की क्लास का हम यहाँ पर समापन करेंगे। कैसी रही क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।